औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपका सबक सिफारिशदार और सिनफ़ अदब तंज़ीह व निज़ाइया मज़मून मुसन्नफ़ का नाम है कर्नल मोहम्मद ख़ान। तो पिछले लेक्चर में जो बात हो रही थी एंड पे पहुंची थी कि एक सिफारिश पर लिखा हुआ कर्नल मोहम्मद ख़ान का ये सबक है और सिफारिश किस तरह की जाती है और कैसे कोई सिफारिश करवाने के लिए आता है। तो उसने जिक्र किया था कि एक आदमी अचानक आप अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, एक आदमी एक रुका लेकर दस्ती खत जैसे कहते हैं लेकर आता है और आग आता है उसे जब उस पर अशद ज़रूरी और वसीक़ा राज के अल्फाज लिखे होते हैं आप पहले ही समझ जाते हैं उनको ऊपर से लिफाफे के ऊपर जो कुछ अल्फाज लिखे हैं उनको पढ़ के आप समझ जाते हैं कि कोई सिफारिश आ गई है किसकी तरफ से, चाचा की तरफ से, यानी अपने लोग सिफारिश करते हैं। उनके पास कोई किसी काम के लिए आता है तो वो अपने किसी रिश्तेदार को वो किसी ओहदे पर जहाँ पर होता है, अगर फौज में है या डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, किसी ऑफिस में क्लर्क भी है, चपरासी भी है, कुछ भी है, तो उसकी तरफ भेज देते हैं जाओ फलां दफ्तर में मेरा फलां आदमी है वो आपका काम करवा देगा। इस तरह चाचा की तरफ से एक रुका आता है और रुके को जब वो खेर खोलते हैं तो उसमें लिखा है कि शेख आज़ुद्दीन आपके पास आने वाला है। ये जो रुका लेके आ रहा है इसका नाम शेख आज़ुद्दीन है और ये शख्स जो है ये मेरे एक दोस्त हैं, उनका ये दामाद है और ये चीनी ब्रेक करने के केस में फंस गया है और उसकी तफ्तीश जो है खोज इन्वेस्टिगेशन जो है मिस्टर अंसारी कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि मिस्टर अंसारी जो हैं थे वो आपके क्लास फेलो थे और क्लास फेलो का एक दूसरे पर बड़ा हक होता है, फर्ज होता है कि वो दूसरे के काम करते होते हैं। लिहाजा आप ऐसा करें कि इसकी जो है मिस्टर अंसारी से सिफारिश करें कि इसको छोड़ दें, इसका केस ख़त्म कर दें। आप कर्नल मोहम्मद ख़ान कह रहा था कि ये जो ब्रेक करते हैं वो शरीफ आदमी है और मिस्टर अंसारी जो इंसाफ से काम करता है, अपनी ड्यूटी का ख्याल करता है और अक़दार को हक पहुँचाता है, जो अक़दार में ज़ालिम है उसे सज़ा दिलवाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कमीना कहा जाता है। हमारे माशरे में ऐसे लोगों को कमीना शरीफ या कमीना कहा जाता है और ब्रेक करने वालों को शरीफ कहा जाता है। तो क्लास बात ये है कि वो मनसरा के एक शायर थे अख्तर बेहूद साहब, तो उनका एक कलाम है कि याकूत से शीशे के नगीने अच्छे, याकूत से शीशे के नगीने अच्छे, दौलत से तो गुर्बत के दफीने अच्छे, ए हाकम जिंदान तेरी हैबत की कसम, ए हाकम जिंदान तेरी हैबत की कसम, आजकल के शुरफा से कमीने अच्छे। तो हमारी सोसाइटी में शरीफ को कमीना और कमीने को शरीफ कहा जाता है। तो मिस्टर अंसारी चूँकि शरीफ आदमी है, दयानतदार है और दयानत से काम करता है, ईमानदारी से करते हैं, तो उसे लोग किसी की सिफारिश नहीं मानता तो उसे जो है शरीफ या कमीना कहकर पुकारा जाता है। तो कहते हैं कि अब अगर मैं ये काम नहीं करता तो मिस्टर अंसारी जो मेरा क्लास फेलो है उससे उसकी जान नहीं छुड़ाता शेख आज़ुद्दीन की, तो मेरे चाचा कहेंगे कि इस्सा नाए नाकाबल नाए भतीजा थर्ड वर्ड में कोई नहीं मिलेगा। थर्ड वर्ड तीसरी दुनिया के मुमालिक क्लास इनको कहते हैं थर्ड वर्ड। बांग्लादेश, तंजानिया, म्यांमार, युगांडा, स्वीडन, अफगानिस्तान, अंगोला, मोज़म्बिक, नेपाल, यमन और नाइजीरिया, अच्छा और मलावी और जम्बिया, सेनेगल, कंबोडिया, चाड, सोमालिया, घाना, साउथ स्वीडन और रवांडा, इनको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो यानी तीसरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी किसी जगह
माद बर्दाश्त, जरासीम बर्दाश्त, मतलब यहाँ पर होगा कि ऐसी सोच रखने वाला, ऐसी सोच रखने वाला जो चाचा है उसके साथ क्या सलूक किया जाए, जो चोर को आजाद करवाता है और शरीफ को बदमाश कहता है या कमीना कहता है। तो ऐसे इसके साथ पहली फुर्सत में बगैर वक्त जाया किए उसको डीडीटी से निकालना चाहिए। डीडीटी क्लास मैंने कहा अगले पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी दौर में मलेरिया जो है वो शान लेवा बरस था और हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में जो है हर जिले में एक दफ्तर खोला था इसका मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का, एमसीपी मलेरिया, फुल फॉर्म है मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का। तो उसके पास मुख्तलिफ दवाएं थी, उनके जो फील्ड वर्कर भी होते थे वो फील्ड वर्कर उस दवा को ले जाके जिस एरिया में ज्यादा मच्छर होते थे वहां पर पंप जो है तो उनमें डालकर उसे मिक्सअप करके उसमें पानी डाल के तो स्प्रे करते थे ताकि मच्छर मर जाए और मलेरिया ना फैले। तो एक दवाई थी उनकी जो मच्छर मार दवा थी, मच्छर मारने के लिए उसे डीडीटी, तो इसको ये जो थी डिक्लोरो डेफनाइल, DEPHNYLE डेफनाइल, ट्राइक्लोरो एथीन, EPHENE, इस दवाई का नाम था। तो फुल फॉर्म इसकी ये डिक्लोरो डेफनाइल ट्राइक्लोरो एथीन। इस दवाई से उसे नहलाना चाहिए। पहली बात यह कि वो जब उसे नहलाया जाएगा इस दवाई से तो वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और अगर नहलाने से गुस्ल दिया जाए, नहलाया जाए, गुस्ल नहाना अरबी ज़बान के लफ्ज़ से गुस्ल नहाना अशनान भी कहते हैं इसको, हिंदी में अशनान कहते हैं और उर्दू में इसके मीनिंग है नहाना। तो गुस्ल से बच के निकले तो इनकी जरासीम दफ हो जाएंगे। अगर ये नहाने से बच गया, मरा नहीं, तो कम अज कम इसके अंदर ये जो जरासीम है खत्म हो जाएंगे। मतलब ये है कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इसकी ये जो सोच है सिफारिश करवाने वाली, चोरों को आजाद करवाने वाली और जो ईमानदार है, ईमानदार अफीसर हैं, उनको कमीना कहने वाली सोच जो है खत्म हो जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। आगे चलते क्लास चंद कुछ सिफारिश करवाने वाले अपना मतलब निकालने के लिए किसी के जरिए किसी से काम करवाने वाले, तो ब्लैकमेल की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में टेक्निक जो है इसके लिए इस्तेमाल किया गया टेक्निक, तरीका। तो ब्लैकमेल किसी का वीक पॉइंट जो है उस वीक पॉइंट के जरिए दबाकर या उसका अफशाए राज की धमकी देकर पैसा तलब करना को असल ब्लैकमेल कहते हैं। कि अगर आप मुझे इसलिए पैसे नहीं देंगे तो मैं आपका राज लीक कर दूंगा। लफ्ज़ी माने ये है, लेकिन एक्चुअली ये है कि आप किसी का वीक पॉइंट अगर आपके पास हो तो फिर आप उससे जो अपने काम करवाएं उसको ब्लैकमेल करें। या मैं डाकू को कह दूंगा आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां को कह दूंगा, आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दूंगा, फलां करूंगा, वो इस तरह करके जो लोग दूसरे से काम करवाते हैं उसको ब्लैकमेल करते हैं। आप सुकून से कैसे करते हैं, किस तरह ब्लैकमेल करते हैं? आप सुकून से अपने घर में बैठे हैं, आप सुकून से अपने घर में बैठे हैं कि सवारी रुकती है। ये ब्लैकमेल है, जिस तरह ये सफारिशी ब्लैकमेल करते हैं तो उसका तरीका बता रहे हैं कि किस तरह करते हैं। कि आप बड़े आराम के साथ अपने घर में बैठे हैं कि एक सवारी रुकती है, एक गाड़ी आकर खड़ी होती है, एक साहिब, एक हजरत, जनाब, हुजूर,
हंसते खेलते कार से उतरते हैं, हंसते खेलते कार से उतरते हैं, कार CAR कार गाड़ी से उतरते हैं और निहायत बहुत ज्यादा बेतकल्फी आजादी से आपको दूरी से सलाम फेंकते हैं, यानी दूरी से अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। सलाम फेंकना यानी जो सलाम का असल तरीका है कि करीब आए, हाथ मिलाएं और गले मिले, या गले मिले या नहीं हो सकता तो कम से कम हाथ मिलाएं, लेकिन ये दूरी से सलाम करते हैं। सलाम फेंकना, दूर से सलाम करना। करीब आकर सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाते, जब करीब पहुंचते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं और फिर गले मिलने के लिए बाजू खुले करते हैं, कुशादा करते हैं, गले मिलने की कोशिश करते हैं। कुशादा खुला करना, मुआनके से बचना। मुहानका यानी उसके गले मिलने से अगर आप बचना चाहें, ना मिले, तो आपकी किस्मत यानी आपकी किस्मत आपका साथ देती है तो आप उसे गले मिलने से बच सकते हैं। या हाथ की सफाई, हाथ की सफाई, हाथ की सफाई मतलब है कि किसी काम में माहिर होना, किसी काम का वार करने में हाथ का माहिर होना, मशक रखने वाला, महारत रखने वाला। अगर आपके पास कोई महारत है, एक्सपर्ट है, आप वैसी स्किल्स है, तो आप उससे गले मिलने से बच सकते हैं, वरना वो हर सूरत में आपके गले जरूर मिलेगा। अच्छा, सलाम मैंने आपको कहा है क्लास, सलाम के उसूल मानी है गजल की शक्ल में, गजल की शक्ल में वाक़या करबला के वाक़यात बयान करना सलाम कहलाता है। ऐसे वाक़यात करबला पर लिखी जाने वाली नज़्म होती है, उसे मरसिया कहते हैं, लेकिन अगर वो गजल की शक्ल में लिखी जाए तो उसे सलाम कहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं, बच्चों को नाम से बुलाकर एक एक को गोद में लेते हैं। गोद उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं आगोश, झोली भी कहते हैं। यानी आपके हर बच्चे का, कर्नल साहब कहते हैं मेरे हर बच्चे का नाम ले लेकर उसके नाम भी पूछ के आया वो होता है कहीं से, तो नाम से पुकार कर अपनी गोद में बिठाते हैं, प्यार करते हैं। अपनी उम्र के मुताबिक, यानी जो उसकी उम्र है, अगर जवान है तो वो कहेगा भाभी, अगर बूढ़ा है तो बेटी कहेगा या कुछ भी कहेगा। अपनी उम्र के मुताबिक भाभी या बिटिया का मिजाज के लिए याद करते हैं। यही आपकी जो बीवी है, कर्नल साहब कहते हैं मेरी बीवी, उसका आके कहते हैं, अगर जवान होगा तो कहेगा भाभी कहते हैं, और अगर बूढ़ा होगा तो कहेगा बेटी कैसे, बेटी कहते हैं। भाभी या बिटिया, बिटिया बेटी की तस्वीर, बेटी का इसमें मुसव्वर, एक होता है इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर, और एक होता है इसमें मुसव्वर। तो ये इसमें नकरा की इक़साम है, इसमें नकरा की इक़साम है, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसव्वर, इसमें सौर, इसमें ज़र्फ़। अब इसमें ज़र्फ़ भी होता है, इसकी दो इक़साम होती हैं। क्लास मानी के लिहाज से इसम की कितनी इक़साम होती है? दो। एक होती है इसमें मार्फा, इसमें मार्फा, ये होते हैं प्रॉपर नाउन, और दूसरा होता है इसमें नकरा, ये होते हैं कॉमन नाउन। अब इसमें नकरा की जो इक़साम है, ये इसमें आला, इसमें मुकब्बर बड़ा नाम, इसमें मुसव्वर छोटा नाम,
इसमें ज़र्फ़ ज़मान होते हैं, उससे वक्त का पता चलता है, दोपहर का वक्त, शाम का वक्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। और इसमें ज़र्फ़ मकान से जगह का पता लग जाता है। जिस तरह खैबर पब्लिक स्कूल, मादा अकबर खान रोड, ये इसमें ज़र्फ़ मकान है, और इसमें ज़र्फ़ ज़मान ज़माने का वक्त का पता चलता है। तो इसमें मुकब्बर और इसमें मुसव्वर, बेटा जो है बड़ा नाम है, इसमें मुकब्बर क्या है, बेटा, और इसमें मुसव्वर यानी छोटा नाम क्या है, बिटिया। यानी भाभी या बिटिया का बेटी की इसमें तस्वीर है, बेटी की, बिटिया बेटी की इसमें तस्वीर है, बेटी का छोटा नाम है। तो मज़ार खैरियत, तबीयत खैरियत दरियाफ्त करता है, पूछते हैं, और अगर वो बात नहीं आती इस दौरान में जो कुछ ये कर रहा है, इस दौरान अगर आपकी बीवी बात नहीं आती तो हैरत से कहते हैं, हैरत सिखानी से, अरे 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 किसी को मुखातब करने के लिए साथ लगता है, किसी को मुखातब करते हैं, अरे तो अरे मर्द को मुखातब करते हुए अरे, और औरत को मुखातब करते हुए अरे लगता है। अरे मुझसे पर्दा चर्चा से, यानी हैरान होकर कहते हैं कि वो मुझसे पर्दा करती है, अभी तक बात नहीं आई, और अपने चाचा से पर्दा करती है, अभी तक बात नहीं आई। फिर वो क्या करते हैं, खुद ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि जाके उसे मिलूं अंदर ही। अगर आपकी आवाज अभी बजाए, आवाज आशा की जमा है, किसकी जमा है, आशा की जमा है आवाज। तो इसको कहते हैं क्लास इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं इसको। ये जो इस तरह कर रहा है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मैं जाकर खुद उसे मिलूं। अच्छा, और अब अगर आपके आवाज आशा की जमा है, यानी आपके होश ठिकाने हैं, अकल काम कर रही है, तो आप कोई बहाना कर देते हैं, टाल देते हैं, और क्या कह देते हैं कि इस वक्त वो घर में नहीं, ताकि ये इधर से वापस आ जाए, अंदर ना जाए उसे मिलने के लिए। तो आप कह देते हैं अगर आपका होश काम कर रहे हैं और आप वक्त शनास हैं, मौके पर बात करने, मौके पर बेहतरीन फैसला करना चाहते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि अभी हम साये के घर में गई हुई हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतना कुछ हो रहा है और आपको ये मालूम नहीं कि ये ज़ात शरीफ हैं कौन। इतना कुछ हो रहा है लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये ज़ात शरीफ हैं कौन। ज़ात शरीफ के लफ्ज़ी माने हैं, ये किनाया है ज़ात शरीफ, ज़ात शरीफ को अगर इस मरकब की रूह से देखें तो ये मरकब तौसीफी, शरीफ ज़ात, और लफ्ज़ी माने इसमें हैं शरीफ आदमी, और मजाजी माने इसमें हैं, और ये मजाजी माने इसमें हैं चालाक आदमी। कनायातन जो है ये कनाया है, और इल्म बयान की रूह से देखा जाए तो ये कनाया है, और इसका मतलब एक चालाक या शरीर आदमी। कनायातन, कनाया के लिहाज से कनायातन जो है ये चालाक आदमी होगा, चालाक। तो ठीक है, ये ज़ात शरीफ है कौन, आपको पता ही नहीं कि ये शरीफ आदमी जो है ये कौन है, कि ये तो मैं इसको नहीं जानता, ये चालाक आदमी कौन है। और इस बेताशा इसने इस्तेमाल किया है, बेताशा इसने इस्तेमाल किया है साफका, बेताशा, ये क्या इस्तेमाल किया, साफका, प्रीफिक्स इस्तेमाल किया है। दो ऊपर नीचे दो जो है साफका इस्तेमाल किए। आगे इस्तेमाल किया इसने बेतकल्फी भी साफका इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है आजादी। बेताशा का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इतना ये आदमी जो है आपके बच्चों को भी जानता है
और आपको आके गले भी मिलता है, आया सिफारिश करवाने के लिए, आप इसे जानते ही नहीं है, आपके सारे बच्चों के नाम ले लेकर अपनी गोद में बिठाता है। और इस दौरान अगर आपकी बीवी अंदर से बाहर भी आती है इसे मिलने के लिए, तो क्योंकि हम तो उसे जानते ही नहीं है कर्नल साहब कहते हैं, लेकिन सारे घर वालों का तारफ वगैरह पूछ के आ रहा है कि इसको पता चले कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ या ताल्लुकदार हूँ, और ताकि ये मेरे काम कर ले। और अगर इस दौरान आपकी बीवी बाहर नहीं आती तो वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि मुझसे पर्दा, चाचा से कैसे पर्दा हो सकता है। अब इतना ये बहुत ज्यादा जो है आज़ादी दिखा रहा है और पहचान दिखा रहा है अपनी कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, इसलिए आपको पूछना भी जरूरी नहीं समझते जिससे कि आप हैं कौन है। पूछना भी नहीं समझते कि ये जरा थोड़ी सी वो जो है इस बेचारे को शर्म में फंस गए कर्नल साहब कि वो आदमी जो है मुकम्मल तौर पर अपना ऐसे तलकात ऐसे डीलिंग कर रहा है कि जैसे वो आपका बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार है। और जब करीबी रिश्तेदार है, सारा कुछ वो बायोडाटा आपका बयान कर रहे हैं, आपकी रिश्तेदारी के बारे में बता रहे हैं, आपके बच्चों के नाम ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आप ये चीज मुनासिब नहीं समझते कि इससे पूछूं आप कौन है। शर्म की बात है, वो सारा कुछ जानते हैं, पूछूं आप कौन है। बस कर्नल साहब कहते हैं कि आपकी ज़बान से सिर्फ इतना निकलता है कि मिजाज अच्छे हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं कि आपके मिजाज अच्छे हैं, मजबूर हो तो क्या करें, आपके मिजाज अच्छे, ये नहीं पूछ सकता आप हैं कौन है, सिर्फ मजबूर हो कितना पूछते हैं आपके मिजाज अच्छे। अब इसके जवाब में वो क्या करते हैं, इसके जवाब में वो आदमी जो रुका लेके आता है वो ये करते हैं कि अपना मिजाज भी बता देता है कि मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत अच्छा हूँ। अपना तो बयान करता ही करता है, साथ अब उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सारों के बयान कर देता है। अपने बेटे का बताते हैं, उसका जो बेटा रियाज है उसका भी बता देते हैं, रियाज भी बिल्कुल ठीक है। उसका जो बेटा नवाज है उसका भी बताते हैं, वो भी ठीक ठाक है। और उसकी बेटी जो जमीला है उसका भी बता देता है कि जमीला भी जो है वो भी ठीक है। अच्छा, क्लास बात ये है कि रियाज रोजा की जम होती है। आपने सुना है ना रियाज किसी का नाम, तो ये रियाज होता है, रियाज ये रोजा की जम है। रोजा का मतलब होता है बहुत से बाप, बहुत से बाप। एक तो रियाज रोजा की जम है और दूसरा जो इसके कोई भी होते हैं। रियाज का मतलब होता है मशक करना किसी चीज की, खुसूसन कवाली में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि मुझे इतनी डेली इतनी मशक करनी पड़ती है, इतना मैं रियाज करता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो रियाज आप समझिए कि रोजा की जमा है और रोजा का मतलब है बहुत से बार, और दूसरा इसका मतलब है मेहनत या कोशिश या मशक। इसकी ये मीनिंग भी है। नवाज का मतलब है देने वाला, सरफराज करने वाला, इज्जत देने वाला, मर्तबा देने वाला, नवाज का मतलब होता है। और इसके अलावा जमीला, जमीला जो है जमील की तारीफ है। जमीला लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है और इसका जो मोनस होता है वो होती है जमीला, और इसका मतलब होता है खूबसूरत या शकील या सुंदर, ये तीनों का मतलब होता है खूबसूरत। अच्छा, तो अपने बेटे अपने हाल का भी मुझे बता देता है, अपने बेटे नवाज का भी बता देता है, रियाज का भी बता देता है, और जमीला की भी हालात जिंदगी उनकी खैरियत भी मुझे सारा कुछ बता देता है। और अपने मिजाज की लंबी चौड़ी दास्तान सुनाता है। दास्तान के लफ्ज़ी माने थे तवील के साथ, दास्तान ये नस्र की पहली किस्म है। क्लास आपको मैंने इस्नाफ़ नस्र पढ़ाई है ना, तो उसकी पहली किस्म जो है दास्तान है, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं टेल, उर्दू में इसकी तवील के साथ। कभी आप नेट पे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा हजरत हमजा का किस्सा है दास्तान अमीर हमजा, तो आप पढ़ेंगे तो एक पेज पढ़ेंगे, आप कहेंगे दूसरी भी पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे आप तीसरी पढ़ेंगे, इतनी दिलचस्प दास्तान है। अच्छा, तो पूरी एक तवील के साथ में हाल वाल का सुना देता है, यहां तक कि ये सारे खानदान का बता के अपनी फैमिली का, उसने जो कुत्ता रखा हुआ है उस कुत्ते का नाम है मोती, उसका भी बता देता है कि मेरा कुत्ता मोती भी ठीक है, वो भी फर्स्ट क्लास है, घूमता भी है, चोरों सारी रात जो है पहला कहते हैं कि
अगर आपने वफा सीखनी है तो कुत्ते से सीखो, क्योंकि रोटी के एक टुकड़े पर सारी सारी रात आपके जो मकान होते हैं उसकी छत पे बैठा हुआ आपके घर की हिफाजत कर रहा होता है। और कि ऐसे भी वाक़यात हुए कि अगर कोई अपना घर छोड़ के चला गया, कुत्ता नहीं गया, उधर ही मर गया, लेकिन वहां से नहीं गया। ऐसा वो क्लास के 1965 की जो जंग थी उसमें वाघा बॉर्डर पर कुछ हमारे एरिए पर हिंदुस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया था और वहां से लोग हिजरत कर गए थे, लाहौर की तरफ आ गए थे। आबादी की तरफ वहां बड़ा खतरा था, उसने कब्जा कर लिया। तो एक मस्जिद थी, उसके मौलवी साहब थे, उसने सारे गांव के लोगों को भेज दिया आप जाएं, खुद नहीं आया। कहता मैं इस मस्जिद का मुहाफिज हूं, मैं नहीं आऊंगा, जो भी हो जाएगा मैं नहीं आऊंगा। उधर ही रहा। और फिर जब इंडियन सिपाही आए, बूटों से मस्जिद में दाखिल हुए तो उसने उनसे बड़ी लान तान की मौलवी साहब ने, वो कमीनों ये मस्जिद है हमारा, जो है अल्लाह का घर है, ऐसा वैसा। तो हमारा उधर ही डटा रहा और उनको जो कुछ उससे हो सकता था करता रहा। बेदाखिल जो है वो उन्होंने फट मार कर तो उस मौलवी साहब को मार दिया वाघा बॉर्डर में, लेकिन उसने मस्जिद नहीं छोड़ी। बाकी लोग चले गए, उसने कहा मैं इस मस्जिद का मुहाफिज हूं, उधर ही शहीद हो गया, लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ी। इसलिए ये कहते हैं कि कर्नल साहब कहते हैं कि वो आदमी जो है उसने जो कुत्ता रखा है अपने खानदान के लिए हालात बताते हैं कि वो ठीक ठाक है, और अपने कुत्ते का बताते हैं वो भी ठीक ठाक है। कैफियत मिजाज की कैफियत यानी उसकी हालत भी वो भी ठीक ठाक है। मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल किए, कैफियत मिजाज की कैफियत। और फिर क्या करते हैं, आपके तमाम रिश्तेदारों के जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, चाचा मामा ताया, जो कुछ भी फैमिली के जितने लोग हैं जहां तक आपकी रिश्तेदारी है, उनके ताजा कवायद वो भी बता देता है। कैफियत की जमा है क्या? कैफियत कहते हैं आदत को, इसकी जमा है कवायद, यानी सारे रिश्तेदारों के हालात बता देते हैं कि किस हाल में कौन कहाँ काम करता है, कौन क्या करता है, सारों के बता देते हैं। यानी पूछ के आए हुए ताकि मुझे कर्नल साहब ये समझे कि ये हमारा कहीं दूर का रिश्तेदार है और ये पहली दफा मुझे मिला है, और अगर रिश्तेदार ना होता तो मेरे खानदान के बारे में इसको कैसे पता चलता है। उनका भी सुना देता है, आप हैरत से उसका मुंह तकते रहते हैं। जब वो ये कर रहे हैं तो आप हैरान हो जाते हैं, इतना आदमी इसको मैंने कभी पहले देखा ही नहीं, और मुझे भी जानता है, मेरे बच्चों को भी जानता है, उनके नाम भी जानता है, बीवी को भी जानता है, सारे खानदान को जानता है। तो आप हैरानी से, ये लफ्ज़ हैरानगी नहीं होता, हैरानी से उसका मुंह तकते हैं, देखते रहते हैं, उसके मुंह की तरफ देख रहे थे कर क्या रहा है, और अभी आप समझ में भी नहीं पाते। यानी आप सोच रहे हैं अब इसके साथ क्या करूं, इसको क्या जवाब दूं कि सिफारिश पेश हो जाती है, क्योंकि वो तो अपने काम के लिए है। ये कुछ करने के बाद, और इंग्लिश में ऐसा करने को इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं। तो ये कुछ करने के बाद वो फौरन ही, अभी आप उसको जवाब भी नहीं दे पाते कि वो जिस काम के लिए आता है वो पेश कर देते हैं कि इस काम के लिए है। आगे चलते हैं, नया पैराग्राफ क्लास। हाँ भाई, ये भाई जो है ना ये भाई का मुखफ़फ़ है। भाई किसका मुखफ़फ़ है? भाई का मुखफ़फ़, इसका मतलब है कम किया गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्रीविएट, और तखफीफ किया गया, कम किया गया। तो जिसको कम किया जाता है उसको कहते हैं, इसको मुखफ़फ़फ़ कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसको कम किया जाता है उसको कहते हैं एब्रीविएशन। इधर मैंने पहले लिखी भी थी एब्रीविएशन। तो एक टॉपिक था पीछे एक पैराग्राफ में कि MCP मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, MCP पाकिस्तान में इस दौर में मलेरिया जो था वो जानलेवा मर्ज था, कैंसर की तरह। तो हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने एक ऑफिस खोला था मलेरिया कंट्रोल करने के लिए, तो उसका नाम था MCP, और ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर अपने प्रोग्राम को खोलता है। अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा इंशाअल्लाह।